दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल और डॉक्टर घैसास को जो टारगेट किया गया है, यहाँ पे मुझे कुछ राजनीतिक षड्यंत्र लगता है कि मीरा भाईंदर में मेडिकल क्रांति लाने वाले और पहला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने वाले डॉक्टर राजीव अग्रवाल आज उनसे मिलने आए हैं। सर नमस्कार। रिसेंटली आपको जो अचीवमेंट दिया गया, मुंबई का जो संस्था है उसका अध्यक्ष बनाया गया आपको, आप जरा उसके बारे में फीडबैक दें। नमस्कार सिंह साहब, सबसे पहले धन्यवाद आप आए। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, कस्तूरी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल का मैं डायरेक्टर हूं और हाल फिलहाल में 30 मार्च को मैं एसोसिएशन मेडिकल कंसल्टेंट मुंबई, जो कि 14,500 स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है मुंबई और पूरे एमएमआर रीजन में, उसका मैं अध्यक्ष बना हूं। ये 1 साल की मेरी कार्यकाल है और इसके अंदर हम जो भी डॉक्टर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको हम मदद करते, सॉल्व करते। हमारे एसोसिएशन की हेड ऑफिस अंधेरी में है और हमारी संगठना और भी कई जगह पे, जैसे बेंगलोर में है, मैंगलोर में है, उदगीर में है, लातूर में है, नासिक, पूना, कोल्हापुर, ऐसे हमारी शाखाएं वहां पे भी है। जी सर, ये अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने मीरा भाईंदर को काफी आगे बढ़ाया, मेडिकल सिस्टम को, उसके लिए काफी कुछ किया, तो इसके लिए आपको कुछ प्रावधान है? नहीं, ये जो एसोसिएशन है बॉम्बे का एसोसिएशन है और इसके अंदर एक अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 14,500 डॉक्टर चर्चगेट से लेके ढानू तक, वीटी से लेके शाहपुर तक और आगे कोकन तक, पूरा कोकन में हमारे मेंबर्स है। तो इसके अंदर अगर सिलेक्ट होके हम बनते, वो भी इलेक्शन होके बनते, तो बहुत बड़ी बात है। मीरा भाईंदर से और भी कई अध्यक्ष रह चुके हैं और उन सबके गाइडेंस में और उन सबके मार्गदर्शन में ही मैं अध्यक्ष बना हूं और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे कार्यशाली में जो 1 साल की कार्यशाला रहेगी, हम मेंबर्स का कैसे फायदा कर सकते हैं, उनको जो गवर्नमेंट के जो नए नियम कायदे हैं, दूसरे जो प्रॉब्लम्स है, उसके प्रति हम गवर्नमेंट को के आगे मांडे और फिर उसके हिसाब से कुछ सोल्यूशन लाके दे। इसके अलावा हम मेरे कार्यशाली में डॉक्टर्स फाइनेंस के अंदर बहुत खराब रहते हैं, उनके पास पैसा रहता है लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना, कैसे इन्वेस्ट करना मालूम नहीं रहता है। तो हम एक फाइनेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, मेडिको लीगल वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करने वाले, जिसके अंदर जो लॉ है वो हमको मालूम होना चाहिए और हम उसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हमको आगे चल के टेक्निकल इश्यूज, लीगल इश्यूज कम आते हैं। तो इसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान रखने वाले। इसके अलावा हमारे कई कार्यक्रम जो रेगुलरली होते हैं वो होंगे। डॉक्टर्स डे का भी प्रोग्राम हम जोर शोर में मनाने वाले हैं। आपने मेडिको लीगल की बात करी, तो हाल ही में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में जो इशू हुए, अनायास जो इशू उठाया गया, उसको लेकर के आप थोड़ा जानकारी दें। देखिए, जो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में वो बहुत ही दुखद, ये मेरा जो लेडी बिसे जी, मिसेस बिसे जी, इनकी डेथ हुई, उसके फैमिली के प्रति पूरी सहानुभूति है। लेकिन इस इशू को जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया है और दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल और डॉक्टर घैसास को जो टारगेट किया गया है, यहाँ पे मुझे कुछ राजनीतिक षड्यंत्र लगता है कि कुछ पर्सनल एजेंडाज है जिनको लोग है ना, मतलब दुश्मनी निकालना या ऐसा। पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी उनको क्लीन चिट दी है और उसके बाद में भी डॉक्टर घैसास वहां पे काम कर रहे थे और अपना पेशेंट को, सरकार बोलती है कि आप कोई भी पेशेंट का अगर इलाज कर रहे हैं तो उनको चार्जेस बताइए। तो अगर एज अ डॉक्टर अगर बच्चे का 500 ग्राम वजन है तो अगर उसके बारे में अगर बताएंगे कि भाई इसको अगर हम भर्ती करेंगे, 3-4 महीना भर्ती रहेगा, तो इसके अंदर एक खर्चा आ सकता है, मुझे नहीं लगता कोई गलत है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी होती है और इमरजेंसी की ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं देता तो वो गलत है। हम भी एज एन एसोसिएशन उनके साथ खड़े नहीं रहते थे, लेकिन वो इमरजेंसी नहीं था क्योंकि वो डॉक्टर के बोलने के बाद में पेशेंट एडमिट हुआ और लगभग 24 घंटे के बाद पेशेंट किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसका ऑपरेशन भी उसके बाद हुआ। बहुत ही दुखद घटना है कि बाद में पेशेंट एक्सपायर हो गया, लेकिन हाँ, पेशेंट को पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था कि आपको प्रेग्नेंट नहीं होना, अगर आप प्रेगनेंसी करोगे तो आपकी जान को जोखम है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल को टारगेट किया गया और वो बेचारे डॉक्टर को टारगेट किया गया है और हमारा एसोसिएशन
डॉक्टर्स के साथ खड़ा है और वो डॉक्टर को कोई भी लीगल हेल्प लगेगा हम उनको देने के लिए तैयार है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो सरकार को भी डॉक्टर्स के साथ खड़े रहना है, नहीं तो अगर इस तरह के इंसिडेंट्स के वजह से हमारा मनोबल भी टूट जाता है, पेशेंट को ट्रीट करने की इच्छा। अच्छा, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ हुई उसका क्या जस्टिफिकेशन है मुझे बताइए। इसके अलावा वो डॉक्टर घैसास के पिताजी के अस्पताल में भी तोड़फोड़ हुई, ये कौन सा लॉजिक है? मतलब आप अगर समझो मैंने कोई गलती की है तो आप कानून के दस्तक करिए, लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी सिस्टम है, आप जो भी अप्रोप्रिएट फोरम है वहां पे मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करिए, लेकिन लॉ को अपने हाथ में लेना, किसी को मारना, किसी को तोड़फोड़ करना, ये कहां तक जायज है? और सरकार अगर इसके अगेंस्ट कोई कठोर कदम नहीं उठाती तो आप मान के चलेगा वैसे भी हम डॉक्टर्स आजकल डिफेंसिव मेडिसिन में चले गए और ये ऐसे ही बरकरार होते रहा तो और डिफेंसिव में जाने के बाद इसका पूरा का पूरा खामियाजा पेशेंट को ही जाने वाला है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे कोई भी पेशेंट को ट्रीट करने में डर लगा रहेगा कि इसको मैंने ट्रीट किया और मैंने कोई 2 इन्वेस्टिगेशन कम कर दिए, मेरा क्लिनिकल नॉलेज यूज किया और मैंने इन्वेस्टिगेशन कम की, बाद में पेशेंट मुझे कोर्ट में खींचेगा और कोर्ट मुझे कंपेंसेशन दे देगा, देने को बोलेगा, तो मैं क्या करूंगा? तो उस चक्कर में पेशेंट का ओवर ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होते हैं। आज अगर कहीं पे कोई हादसा होता है, सरकार मुआवजा देती है, 50,000 देती है, लाख देती है, 2 लाख देती है, 5 लाख देती है, और वही अगर डॉक्टर के साथ अस्पताल में पेशेंट की जान बचाने के उपलक्ष्य में कि पेशेंट को लगता है कि हमने कुछ, डॉक्टर ने गलत किया, कोर्ट में जाते, कोर्ट उसको करोड़ों रुपए का मुआवजा लिख के देती है। तो जब तक मेडिकल प्रोफेशन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से नहीं निकाला जाएगा तब तक ही होने वाला। और अगर आप बोल रहे हो डॉक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है तो इसका मतलब क्या आप मेडिकल प्रोफेशन को आप एक बिजनेस करार दे? अगर आप बिजनेस करार दे रहे हो मतलब आप दोनों चीज नहीं बोल सकते। एक तरफ आप बोलते हो कि डॉक्टर्स लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते और एक तरफ आप उसको सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब क्या बिजनेस एंटिटीज के लगे? तो दोनों चीज कैसे हो सकते हैं? आप हमको बोलोगे चार्जेस के अंदर भी आपको रिस्ट्रिक्शन लाना है, तो आपने किस प्रोफेशनल एजेंसीज के चार्जेस आपने आज तक उसके अंदर लिमिटेशंस लाए हैं? तो ये डॉक्टर्स के लिए क्यों? तो या तो आप उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर से निकालिए, फिर आप सरकार हमको बोलेगी कि भाई आपको ये कानून के अंदर ये करना है, तो एक बार समझ में आता है। एक तरफ आप हमको बिजनेस एंटिटी बोल रहे हो, हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और हमारे ऊपर बाकी के भी सब नियम कानून लागू कर रहे हो, तो ये सरासर गलत है। तो आपने देखा कि मेडिकल इश्यूज को लेकर के जो अलग अलग आंदोलन हम देखे हैं बहुत से होते हैं, कई अस्पतालों में तोड़फोड़ की जाती है, डॉक्टरों को मारा जाता है, पीटा जाता है, डॉक्टरों पे हमला भी होते हैं। ऐसे इश्यूज को लेके डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने हमेशा से लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इनका कहना है कि अभी जो वर्तमान पोस्ट पे आए हैं इसको लेके मामला आगे बढ़ाएंगे। 100% क्या है, आज के तारीख में हमने सरकार को भी अप्रोच किया है। आज जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लगभग एक अस्पताल को चालू करने के लिए लगभग 56 लाइसेंसेस लगते हैं। अब ये 56 लाइसेंसेस लेने के लिए भी आपको मालूम है सरकारी यंत्रणा कैसे चलती है। हाँ, और सरकार ने इसके फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी है और इसके सब इतने चार्जेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि उसके लिए जो ओवर रिकरिंग कॉस्ट है कि समझो आज से 10 साल पहले मुझे एक अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ सरकारी यंत्रणा को जो पैसा देना पड़ता था, ऑफिशियल में, अनऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं, सपोज अगर 5,000 रुपए देना पड़ता था तो आज वो 1 लाख रुपए देना पड़ता है। तो इसका अल्टीमेटली खामियाजा किसको भरना पड़ रहा है? पेशेंट को भरना पड़ रहा है। सरकार एक तरफ हमको बोल रही है चार्जेस कम करो और दूसरी तरफ हमारे पर नए नए टैक्सेस लाद रही है, नए नए नियम लाद रही है, नए नए परमिशन लाद रही है। तो ये हमको जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप बोलते हो कि पेशेंट को कम रियायत में ट्रीट करो और एक तरफ हमारे को निचोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जनता को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता को ये सब चीजें मालूम ही नहीं रहती। तो आपके माध्यम से आपने प्रश्न निकाला तो मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि आप किसी अस्पताल में जाइए और आप समझिए कि अस्पताल वालों को क्या क्या खर्चे हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपसे जो पैसा ले रहा है अस्पताल वाला वो कुछ नहीं ले रहा है। आज अगर आप एक कॉस्टिंग स्टडी करोगे कोई भी अस्पताल में एक पेशेंट को इलाज करने का, तो जो एक्चुअल पेशेंट से हम पैसा ले रहे हैं वो 25% भी नहीं। अगर हम कॉस्टिंग एनालाइज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केरला स्टेट ने और तमिलनाडु स्टेट ने कॉस्टिंग स्टडी किया, एक जनरल वार्ड का कॉस्टिंग लगभग 3,000 रुपए है। आज हम हमारे अस्पताल में 1200-1500 ले रहे, मतलब 50% डिस्काउंट पे काम करे। उसके बाद में भी हम किसी ना किसी का फोन आ जाता है, पेशेंट रिक्वेस्ट करता है तो हम उस पर डिस्काउंट करते। तो ये सब लोगों को समझना पड़ेगा और अल्टीमेटली अगर आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको थोड़ा सा पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वालिटी को अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपको फिर ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगा।
तो ये आपने जो बातें उठाई हैं गवर्नमेंट को लेकर के, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें आपकी मुहिम सफल होगी और सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी और सरकार इस पे ध्यान देगी। लेकिन सर इसके साथ में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए आप कोई संदेश दें। देखिए, पेशेंट्स के लिए पूरी सहानुभूति हमारे पास एज ए डॉक्टर्स है, और मैं आपको बोलता हूँ जितनी चैरिटी डॉक्टर्स करते हैं, बोलता हूँ पूरे विश्व में कोई इतना चैरिटी नहीं करता। आज डॉक्टर लोग रेगुलरली कैंप्स ऑर्गेनाइज करते, फ्री पेशेंट्स ट्रीट करते। ओपीडी में भी अगर आप मेरे पास आए, मैंने इलाज कर दिया, आपसे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, आप बोले मेरे पास पैसा नहीं है, हम बोलेंगे ठीक है मेरा 500 फीस है, 200 आप 200। ये सब चैरिटी है, ये आपको समझ में, जैसे मैंने बोला कॉस्टिंग स्टडीज। तो मैं पेशेंट से ये भी कि आपको समझना है कि डॉक्टर जो अस्पताल चला रहे उसको भी कॉस्ट है। उस अस्पताल में जो 30, 25, 50, 100 जो लोग काम कर रहे उनको भी पगार देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको उतना ही आ रहा है जितना सरकार आपसे ले रही है। प्रॉपर्टी टैक्स हमको बल्कि कमर्शियल ले रहे हैं, पानी कमर्शियल ले रहे हैं। तो आपको भी समझना है कि हमको कॉस्ट है, और हमारा जो कॉस्ट है वो पेशेंट के माध्यम से हमको आने वाला है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कम से कम दरों में पेशेंट को इलाज करें, जिससे पेशेंट का भी फायदा और हम भी सर्वाइव कर सके। हमारी अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट सहनशीलता रखेगा और पेशेंट भी हमारा दृष्टिकोण भी समझने की कोशिश करेगा और डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखेगा, मैं बोलता हूं 90% ये जो वाद विवाद चलते हैं, मारा पीटी होता है और ये सब जो हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़ा होता है, सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू।